बनाते रह गए तो आपका बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, उसको पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए दोस्तों, उसको पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए दोस्तों। एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। इसे मैं वेतन या तनख्वाह नहीं कहूँगा, एक तरह से इनका सम्मान करने के लिए इसकी घोषणा कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की शुरुआत अरविंद केजरीवाल जी ने जो कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर है वहाँ से शुरू करी। मैं तो बस हाथ जोड़ के भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करूंगी कि पुजारियों के मुद्दे पर, ग्रंथियों के मुद्दे पर इतने सम्मान योग जो लोग हैं उन पर राजनीति ना तो अरविंद केजरीवाल झांसा देते हैं, जनता को भी पता है, और जनता इस झांसे में आने वाली नहीं है इस बार। केजरीवाल जी ने एक योजना की घोषणा की है, आप वो योजना 22 राज्यों में लागू करके दिखाइए। आप काम के नाम पे कंपटीशन कीजिए ना हमसे। काम कर नहीं पाते हो, विरोध करने के लिए पहले आ जाते हो। आपकी दृष्टि कहीं और मोड़ देते एक नई तरह की अपीजमेंट की राजनीति अरविंद केजरीवाल करने लगे हैं, जिसका नाम है अरविंद अपीजमेंट। सभी पुजारियों द्वारा ये प्रार्थना की गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान श्री राम की कृपा और भगवान हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर रहेगी। ग्रंथियों को पैसा देने के लिए इनको साइन करना पड़ेगा। 2100 रुपये महिलाओं को देने के लिए फाइल पे साइन करना पड़ेगा। जैसे ही साइन करेंगे जेल चले जाएंगे। तो या तो जेल चले जाएं और एक स्कीम को साइन कर दें, या बताएं मुख्यमंत्री कौन है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत दिल्ली से करने जा रहे हैं। दिल्ली में योजनाओं को लेकर चल रही सियासत की बात करेंगे। दिल्ली में पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन का काम आज से शुरू हो गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मरघट वाले बाबा हनुमान मंदिर से इस योजना के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की। अपनी पत्नी के साथ मंदिर पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने मंदिर के पुजारियों का रजिस्ट्रेशन करवाया। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने ग्रंथियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की। आतिशी ने करोल बाग के संत सुजान सिंह गुरुद्वारे में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत की। दरअसल कल सोमवार को अरविंद केजरीवाल ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना का ऐलान किया था, जिसके तहत वादा किया गया कि विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो मंदिर के पुजारियों और गुरुद्वारे के ग्रंथियों को 18,000 रुपए सम्मान राशि दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल के इस ऐलान के बाद से ही दिल्ली में सियासत गर्मा गई है। इस मामले में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है। वहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच इस मुद्दे पर पोस्टर वॉर भी शुरू हो गया है। बीजेपी ने भूल भुलैया फिल्म के किरदार के रूप में अरविंद केजरीवाल को दिखाते हुए चुनावी हिंदू बताया, तो आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के राज्यों में इस योजना को लागू करने की चुनौती दे डाली। हम पुजारियों को और ग्रंथियों को एक सम्मान देना चाहते हैं, एक सम्मान राशि देना चाहते हैं, तो आप हमें गाली क्यों निकाल रहे हैं? आप हमें उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं? मैं तो बस हाथ जोड़ के भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करूंगी कि पुजारियों के मुद्दे पर, ग्रंथियों के मुद्दे पर इतने सम्मान योग जो लोग हैं उन पर राजनीति ना की जाए। जितनी भी घोषणाएं अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, आज भी सरकार इनकी है ना, इनको आज लागू क्यों नहीं करते? क्या करना है? एक मीटिंग ही तो बुलानी है। अगर इनको काम करना होता तो ये 12 साल में करके दिखाते। जितनी घोषणाएं ये कर रहे हैं, जो फॉर्म भरवाना है वो झांसा देना है, धोखा देना है, वो अब भी चल रहा है, वो अब भी चल रहा है। दिल्ली में सरकार बनने के बाद अगली सरकार में दिल्ली के पुजारियों को, दिल्ली के ग्रंथियों को, जो भक्त और भगवान के बीच में, परमात्मा और व्यक्ति के बीच में एक तरह से सेतु का काम करते हैं, उन्हें सम्मान राशि के रूप में 18,000 रुपये हर महीने दिया जाएगा। और आज सभी पुजारियों द्वारा ये प्रार्थना की गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि भगवान श्री राम की कृपा और भगवान हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर रहेगी। ये कह रहे हैं ना कि हम पैसा देंगे ग्रंथियों को पैसा देने के लिए इनको साइन करना पड़ेगा। 2100 रुपये महिलाओं को देने के लिए फाइल पे साइन करना पड़ेगा। जैसे ही साइन करेंगे जेल चले जाएंगे।
तो या तो जेल चले जाएं और एक स्कीम को साइन कर दें, या बताएं मुख्यमंत्री कौन है। तो आपका कौन हो? अब आपको बताएंगे कि कैसे पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिले में बोरवेल की खुदाई के दौरान अचानक इतना पानी निकलने लगा कि पूरे इलाके में सैलाब आ गया। रेगिस्तानी इलाके में खेत से अचानक पानी निकलने के बाद लोग इसको लेकर अलग अलग दावे कर रहे हैं। इस खबर को लेकर लेटेस्ट अपडेट ये है कि मोहनगढ़ के जिस खेत से पानी की तेज धारा निकल रही थी वहां पर अभी पानी का बहाव थोड़ा कम हो गया है। करीब 48 घंटे के बाद पानी का बहाव तो कम हो गया, लेकिन अब भी ये सवाल बना हुआ है कि पानी कहां से आया। बहुत से लोग दावा कर रहे हैं कि सरस्वती नदी है जो कई वर्षों पहले विलुप्त हो गई थी। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा है कि एक समय यहां से सरस्वती नदी निकलती थी, बाद में वह विलुप्त हो गई, लेकिन एक बार फिर से ये नदी अपना रास्ता तलाश करने के लिए बाहर आई है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक सरस्वती नदी को ज्ञान और पवित्रता की नदी माना जाता है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में नदीतमा यानी नदियों में सबसे श्रेष्ठ नदी के रूप में किया गया है। ये नदी वैदिक काल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख नदियों में से एक थी। बताया तो ये भी जाता है कि सरस्वती नदी हिमालय से निकलती थी और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के रास्ते बहती थी। जैसलमेर में जमीन फाड़ कर निकला पानी। 200-250 मीटर पर गैस मिलना भी संभव नहीं है, बहुत गहराई पे गैस मिलती है। रेगिस्तान में जलधारा फूट पड़ी और पानी भी इतना कि रेत पानी का समंदर नजर आने लगा। 800 फीट नीचे आया सैलाब, खेत बन गया तालाब। तो वहाँ अभी भी विस्फोट होने की या जहरीली गैस या दोबारा रिसाव शुरू होने की संभावना बनी है। तकरीबन 10 फीट ऊपर तक जलधारा बहने लगी और पानी का बहाव इतना तेज था कि जिस बोरिंग मशीन से खुदाई की जा रही वो पानी में डूब गई, पूरा खेत पानी में डूब गया। रेगिस्तान में जलधारा, सरस्वती नदी या फव्वारा। सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, लेकिन जमीन के अंदर बह रही है क्योंकि इसकी एक साइंटिफिक स्टडी भी हुई थी। राजस्थान के जैसलमेर से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। मोहनगढ़ इलाके में खेत में खुदाई के दौरान अचानक जमीन के नीचे से भारी मात्रा में पानी निकलने लगा। मीठे पानी के लिए करीब 800 फीट की खुदाई की गई थी, जिसके बाद वहां पानी की इतनी तेज धार निकली कि पूरा इलाका जलमग्न हो गया। रेगिस्तान में सैलाब आ गया। पानी अचानक इतनी तेजी से आया कि खुदाई के लिए लाई गई 22 टन भारी मशीन से लदा ट्रक जमीन धंसने से 850 फीट गहरे गड्ढे में समा गया। दरअसल जैसलमेर के मोहनगढ़ में एक किसान विक्रम सिंह भाटी अपने खेत के अंदर बोरवेल कर रहा था। उस बोरवेल में 850 फीट गहराई तक बोरवेल जब हुआ, उसके बाद में अचानक नीचे से पानी ऊपर अपना आप ऊपर आने लगा और ऊपर जमीन पर सिर्फ पानी आए नहीं, तकरीबन 10 फीट ऊपर तक जलधारा बहने लगी और पानी का बहाव इतना तेज था कि जिस बोरिंग मशीन से खुदाई की जा रही वो पानी में डूब गई, पूरा खेत पानी में डूब गया, आसपास का इलाका पानी के अंदर डूब गया। हालात इतने बिगड़ने लगे कि प्रशासन को सख्ती करनी पड़ी। वहाँ पर 500 मीटर के दायरे के अंदर निषेधाज्ञा लगानी पड़ी और किस तरीके से पानी रोका जाए इसकी चिंता बढ़ गई। पानी जमीन के कई फीट नीचे से प्रेशर के साथ ऊपर की तरफ आ रहा था। करीब 4 फीट ऊपर तक आ रहा पानी थोड़ी ही देर में खेत के चारों तरफ फैल गया और देखते ही देखते रेगिस्तान में नदी बहने लगी। करीब 48 घंटे बाद पानी की रफ्तार तो कम हो गई और पानी का बहाव भी थम गया, लेकिन रेगिस्तान में सैलाब कैसे आया ये सवाल बना हुआ। कई लोगों का दावा है कि ये सरस्वती नदी जो काफी सालों पहले विलुप्त हो गई, अब वो वापस आ गई। 3 धारणाएं नजर आने लगी। सबसे पहले ये शक हुआ कि शायद ये सरस्वती नदी का पानी है। सरस्वती नदी का पानी होने की शक की बड़ी वजह ये है क्योंकि सरस्वती नदी का जो चैनल है, जो हरियाणा के कुरुक्षेत्र से होते हुआ राजस्थान के हनुमानगढ़
गंगानगर और फिर उसके बाद में जैसलमेर होते हुए आगे पाकिस्तान के अंदर जाती है और ज़मीन के अंदर सरस्वती नदी बहती है। सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है लेकिन ज़मीन के अंदर बह रही है क्योंकि इसकी एक साइंटिफिक स्टडी भी हुई थी। इसरो ने सैटेलाइट से जो इमेज ली थी आज से 2 दशक पहले, उसके अंदर ये तस्वीरें भी सामने आई।